श्री मनीष तिवारी जी, माननीय सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जो एनडीए भाजपा की केंद्र सरकार है, इसकी एक बड़ी तकलीफ है सभापति महोदय, और तकलीफ ये है कि किस मुद्दे पर वो कहाँ खड़े हैं, वो इस पे निर्भर करता है कि वो इस समय कहाँ बैठे हैं। पर दिल्ली के मुद्दे के ऊपर तो इनकी जो राय थी, जब वो वहीं बैठते थे, वो राय आज की राय से पूरी तरह से विपरीत, विभिन्न और 180 डिग्री के ऊपर है। मैं शायद माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि वर्ष 2003 में सम्मानित श्री लालकृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री थे, और इसी सदन में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 102वां संविधान संशोधन कानून और स्टेट ऑफ दिल्ली बिल 2003 को इंट्रोड्यूस किया था। और उस संवैधानिक संशोधन और उस कानून, उस विधेयक का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि नई दिल्ली के इलाके को छोड़कर बाकी जितनी दिल्ली का इलाका है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और आज ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत परिस्थिति है कि वही एनडीए भाजपा की सरकार 18 वर्ष बाद एक विधेयक लेके आई है जो लोकतंत्र या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए बनाई गई थी 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, that the present legislation is completely unconstitutional. It is an exercise in colored, targeted and malafide legislation. It seeks to take away the representative character of Delhi's government. It amends Article 239AA without following the constitutional process with regard to amendment of the Constitution. Moreover, it removes the substratum of the Constitution Bench judgment, which laid down the limits to the power of the Lieutenant Governor and the Union of India, qua the National Capital Territory of Delhi. And contrary to what the Minister has stated, Madam Chairperson, sir, this unconstitutional legislation is not saved by Article 239AA, Clause 7, which the Minister had referred to, and I would demonstrate as to how. But before that, let me take you a little into the background. It was the year 1991, if I remember correctly, the 12th of December 1991, when this House passed the 69th Constitutional Amendment Bill and the consequential bill with regard to the National Capital Territory of Delhi. What the 69th Constitutional Amendment envisaged was to give a special status to the national capital among union territories. कि एक विशेष स्थान दिल्ली को दिया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी श्रृंखला में। ये उस संविधान संशोधन का अभिप्राय था, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। इस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में दो नई धाराएं जोड़ी, 239AA और 239B, और इससे जो दिल्ली का संवैधानिक डिजाइन था, जो संवैधानिक ढांचा था, वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया। और वो संवैधानिक ढांचा क्या था? वो संवैधानिक ढांचा ये था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और भूमि को छोड़कर बाकी सारे विषयों के ऊपर कानून बनाने का अख्तियार दिल्ली विधानसभा का है। और आज ये विधेयक जो मंत्री महोदय लेके आए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम करता है। मैं आपको उसके साथ साथ
ये जो संवैधानिक संशोधन था, इसने ये भी सुनिश्चित किया कि एक चुनी हुई विधानसभा होगी और एक मंत्रिमंडल होगा, और उस मंत्रिमंडल की जवाबदारी उस विधानसभा को होगी। और मैं इस सदन के जानकारी के लिए वो आर्टिकल 239AA एक बारी पढ़ना चाहता हूं। Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list, insofar as any such matter is applicable to Union territories, except matters with respect to entries 1, 2, and 18 of the state list, and entries 64, 65, and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2, and 18. तो ये एंट्री 1, 2, 18 क्या है? ये एंट्री 1, 2, 18 पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जो दिल्ली की भूमि है उससे संबंधित है। सिर्फ इन 3 विषयों के ऊपर केंद्र सरकार को या इस संसद को कानून बनाने का अख्तियार था, बाकी सबके ऊपर विधानसभा को कानून बनाने का अख्तियार था। अब समय समय के ऊपर केंद्र सरकार के दिल्ली में क्या अधिकार होने चाहिए, राज्य सरकार का क्या अधिकार होना चाहिए, इसके ऊपर वाद विवाद होता रहा और यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने फिर इस चीज को सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार के क्या अख्तियार हैं और केंद्र सरकार के क्या अख्तियार हैं। और 2018 में जो फैसला दिया गया, मैं सिर्फ उसकी 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उस फैसले में साफ तौर पे यह कहा गया कि आर्टिकल 239AA4 confers executive power on the government of NCT of Delhi, whereas the executive power of union stems from Article 73 and is coextensive with the Parliament's legislative power. Further, the idea of pragmatic federalism and collaborative federalism will fall to the ground if we are to say that the union has overriding executive powers in respect of matters for which Delhi Legislative Assembly has legislative powers. Thus, it can be very well said that the executive power of the union in respect of NCT is confined to 3 matters in the state list for which the legislative power of the Delhi Assembly has been excluded under Article 239AA3A. आगे उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, such an interpretation would thwart any attempt on the part of the union government to seize all control and allow the concepts of pragmatic federalism and federal balance to prevail by giving NCT of Delhi some degree of required independence in its functioning, subject to the limitations imposed by this constitution. तो जो ये काम विधेयक करने जा रहा है, उसी काम को उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक खंडपीठ ने उसके ऊपर रोक लगाई थी कि केंद्र सरकार का जो अख्तियार का दायरा है उसके आसपास उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इसके बाहर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आप सीधा सीधा जो अधिकार संविधान ने दिल्ली की विधानसभा को दिए हैं उसके ऊपर आप कुठाराघात करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्या कहा, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। द स्टेटस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज सुई जेनरस, अ क्लास अपार्ट, and the status of the Lieutenant Governor of Delhi is not that of a governor of a state. Rather, he remains an administrator, prasashnak, in a limited sense working with the designation of Lieutenant Governor. मतलब नाम उसका Lieutenant Governor है पर काम उसका प्रशासक का है। ये साफ साफ उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने इस चीज की पूरी तरह से पुष्टि की थी, उसका अनुमोदन किया था। अब मैं आपके विधेयक के ऊपर आता हूं, जो विधेयक आप लेके आए हैं। Now, this particular bill proposes to amend Section 21. Now, the unamended Section 21 basically circumscribes the power of the Assembly to make laws with respect to Articles 286, 287, 288, 304 of the Constitution of India. अब ये बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि इसमें आपने एक प्रोवाइजो जोड़ दिया कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर,
तो ये कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो भारत के संविधान में लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो कानून इस संसद ने पारित किया है उसमें लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे हो सकता है? और खासकर जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसका टाइटल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा पर उसका काम एक प्रशासक से ज्यादा नहीं होगा, तो यह तो बिल्कुल साफ है कि आप पिछले दरवाजे से लोकतंत्र, दिल्ली में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते हैं और एलजी के माध्यम से आप दिल्ली को चलाना चाहते हैं ना। आपने दूसरा जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, संशोधन लेके आए हैं धारा 24 में, अब ये है एक प्रोवाइजो आपने इसमें लेके आए हैं दैट बार्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स असेंट टू सम बिल्स that would have another proviso. Incidentally, cases matters falling outside the purview of powers conferred by the assembly. मतलब ये है कि भाई वो जो 3 मामले हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अख्तियार है, अगर दिल्ली विधानसभा खुदा ना खास्ता गलती से कोई ऐसा कानून बना देती है जो उन 3 पावर्स के ऊपर इंपिंज करता है, उनके ऊपर असर डालता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस कानून को मंजूरी नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए और हमको भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जो आप अगला संशोधन लेके आए हैं 33(1), अब ये लगता बहुत सरल है, लुक्स वेरी इनॉक्युअस, बट इट इज एन असॉल्ट ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द दिल्ली विधानसभा टू फ्रेम इट्स ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब वो ये कहता है कि जो दिल्ली विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे लोकसभा के हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली विधानसभा पे इतनी कृपालता क्यों हो रही है? भाई जो राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो भी लोकसभा से भिन्न है। हर विधानसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो दूसरी विधानसभा से भिन्न है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपको जो सॉवरेनिटी है एक हाउस की, उस सॉवरेनिटी के ऊपर आप आघात कर रहे हैं, ये कह के कि उनको ये भी अख्तियार नहीं है कि किस तरह से वो अपने हाउस को चलाएं, किस तरह से वहां पे कार्यशैली चले, उसको वो भी तय ये संसद करेगी। तो अगर इस संसद को ही तय करना है तो दिल्ली विधानसभा की जरूरत ही क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप जो नया प्रोवाइजो आपने सेक्शन 33 में जोड़ा है वो तो सोने पे सुहागा है। इट टेक्स द केक, इट बेसिकली कट्स द लेग्स फ्रॉम अंडर द दिल्ली विधानसभा। दिल्ली असेंबली का औचित्य ही पूरी तरह समाप्त कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि दिल्ली विधानसभा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे कि जो प्रशासनिक गतिविधि है सरकार की उसके ऊपर आप किसी तरह की ओवरसाइट एक्सरसाइज करें। तो अगर कोई विधानसभा, बस मैं 5 मिनट और लूंगा क्योंकि यह कानून बहुत ही संवैधानिक दृष्टि से माननीय सभापति जी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपकी इंडल्जेंस चाहता हूं, मैं 5 मिनट और लूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर एक विधानसभा सरकार के कार्यशैली के ऊपर, उसके कामकाज के ऊपर अपना ओवरसाइट नहीं एक्सरसाइज कर सकती तो उस विधानसभा का फायदा ही क्या है? तो क्या वो विधानसभा सिर्फ वाद विवाद और संवाद के लिए बनाई गई है? तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही विचित्र किस्म का कानून लेके आए हैं आप। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44, जो ये बिल्कुल पूरी तरह से जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वो ये क्या कहता है कि जिन मामलों के ऊपर दिल्ली सरकार को अख्तियार है कानून बनाने का, अगर दिल्ली सरकार उस पे कानून बनाती है तो उसके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने से पहले उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेनी चाहिए। मैं ये पूछता हूं, ऐसा कौन सा फैसला है जो प्रशासनिक कार्रवाई से उसको आप वंचित कर सके? हाउ कैन यू डाइवोर्स अ डिसीजन फ्रॉम इट्स इंप्लीमेंटेशन? एंड देयरफॉर इट इज वेरी एविडेंट
that you completely want to emasculate the government of Delhi. You want to rule through the lieutenant governor. You want to subvert representative democracy in Delhi, whereby you will not even give the government of Delhi the powers to execute decisions where they have the constitutional right to take those decisions in terms of not only the 69th constitutional amendment, but also a constitution bench of the Supreme Court. In conclusion, Madam Chairperson, since your bell is very insistent, I would just like to say that this law is completely misconceived. Please, Mr. Minister, go back and read the 102nd constitutional amendment. Go and read the law which was proposed by Home Minister Mr. Lal Krishna Advani and see the distance that you have travelled from your very worthy predecessors. Thank you very much.